जी भाई, कल वाला सवाल निकाल लें। आप आ जाएं। क्वेश्चन 15, पेज नंबर 262। मोबाइल यूज करना छोड़ देना हाइब्रिड में, तो क्या फायदा होगा इस तरह क्लासें लेने का। डव लिमिटेड commenced डेवलपमेंट डव लिमिटेड ने डेवलपमेंट शुरू की ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट ऑन यकम जनवरी 2020 को, और इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स हैव बीन इनकर्ड। इस मद में ये खर्चे हुए हैं। चलें, अच्छा हुआ। अच्छा, इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स जो है वो हमने पढ़ा था, रिसर्च की एग्जांपल्स में आता है। और एंड से किसी ने इधर आगे आने तो फर्स्ट रो में जगह है। इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स, ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज में आता है। उसके बाद पायलट प्लांट, ये भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज के अंदर आता है। नेक्स्ट जी, आ जाए हाइब्रिड में, लेट आ जाए, आए हैं। नेक्स्ट अगला, फीस टू रजिस्टर लीगल टाइटल, इसको आप क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स। अच्छा जी, सैंपल बनाने की कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में याद रखिएगा ऐड होती है। ये शायद आपने IAS 16 के अंदर जो है वो बचपन में पढ़ा हो। तो IAS 16 में बचपन में जब तो चलना शुरू किया था आपने 10-11 महीने के हुए थे, तो उस वक्त आपने शायद पढ़ा हो कि सैंपल बनाने की कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में क्या होती है, ऐड होती है। तो इसलिए सैंपल बनाने की कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है इसको हम कैपिटलाइज करेंगे। उसके बाद आगे उसने लिखा हुआ है भाई, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स के बाद अगली चीज उसने लिखी हुई है ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट। ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट, ब्रांड को बिल्ड करने की कॉस्ट। अच्छा, ये ब्रांड खुद बिल्ड हो रहा है या बना बनाया खरीद रहे हैं? तो ये उसी तरह की बात है जिस तरह की कल की थी, ब्रांड खुद इंटरनली जनरेट कर रहे हैं। तो जब ब्रांड को आप इंटरनली जनरेट करें तो ये किसी भी सूरत में इनटेंजिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए इट इज नॉट, इट इज लाइक एडवर्टाइजमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट हमने बना ली है, न्यू प्रोडक्ट हमने बना लिया है, लेकिन उसका भी ब्रांड नेम इतना एस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो ब्रांड बिल्ड कैसे हो रहा होगा? मेरे ख्याल से ब्रांड बिल्ड हो रहा होगा क्या करके, एडवर्टाइजमेंट करके। और इसको क्या करेंगे, इन एनी केस एक्सपेंस में डालेंगे, इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब जी आगे पढ़ें। एक स्टार डला हुआ है 32 के ऊपर, 32 के ऊपर स्टार डाल के लिखा हुआ है NRV 20 मिलियन, NRV 20 मिलियन। अब व्हाट डज इट मीन? ये वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है जो कि इन्वेंट्री में लफ्ज यूज होता है, क्योंकि ये भी हमारी इन्वेंट्री नहीं है, ये एक प्रोडक्ट है जो लैब के अंदर जो है वो बन रही है। इसके लिए उसने लफ्ज यूज किया है NRV का, नेट रियलाइजेबल। ये हाइब्रिड में क्या हो रहा है, थर्ड रो में क्लास ले लेना, इसके बाद कर लीजिएगा जो करना है, या घर से करके आना था। अच्छा, तो NRV क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू अब किस चीज की है, इस कॉन्सेप्ट को जरा आपने समझना है। एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। आपने एक प्लांट बाय किया 50 मिलियन का, उसके लिए आपने कुछ सैंपल प्रोड्यूस करके देखे, उस पर खर्चा आया आपका 5 मिलियन का, और सैंपल सोल्ड, आमतौर पे सैंपल फ्री बांटे जाते हैं लेकिन बेचे भी जाते हैं। सैंपल सोल्ड से मुराद रियलाइज्ड अमाउंट,
इज 1। अब ये आपका आउटफ्लो है। प्लांट बाय किया, प्लांट बाय करके अभी आपने चीजें बनाना शुरू नहीं की मार्केट में बेचने से पहले, आपने दवाइयां या कोई चीज सैंपल बना के देखी है कि मेरा सैंपल मार्केट में चलता है या नहीं चलता। तो आपने सैंपल बना के देखा, सैंपल प्रोड्यूस किया। तो मिसाल के तौर पे दवाइयों की शीशियां ली, दवाइयों की डबियां ली, दवाई के अंदर डलने वाला मटेरियल लिया, उसका आउटफ्लो हुआ, आपकी जेब से पैसे गए, और कर करा के इन द एंड आपने उस सैंपल को बेचा, तो सैंपल को बेच के आपकी जेब में पैसे आए। सो दैट इज लाइक इनफ्लो, सैंपल सोल्ड या अमाउंट रियलाइज्ड। अब जो एसेट की कॉस्ट होगी दैट विल बी 50 प्लस 5 माइनस 1। अगर 5 माइनस 1 को मैं ब्रैकेट में ले लूं तो 5 माइनस 1 इज द 4 इज द नेट कॉस्ट इनकर्ड फॉर सैंपल। सैंपल बना 5 का, बिका 1 का, तो सैंपल जो है रियलाइज करा के दे के गया 1 रुपया, और सैंपल जो है बना था 5 रुपए का, दवाइयां बनी थी 5 रुपए की, उसमें शीशी और डबियों के और मटेरियल के पैसे थे, और वो बिकी 1 रुपए की, तो 4 रुपए रियलाइज हुए। तो अब ये प्रोडक्ट हमें कितने, ये प्लांट हम कितने का बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे? 54 का। ये छोटी सी एग्जांपल आप नोट कर लें। आगे आ जाए, थर्ड या फोर्थ रो में जगह है, जल्दी आए। हाइब्रिड में कुछ लोग नोट नहीं कर रहे, मेहरबानी नोट कर लें। आ जाओ भाई, ग्रीन शर्ट लेट आने वाले भाई, जल्दी आगे आ जाओ। पहली रो में ब्लू शर्ट वाले भाई बड़े नहीं, इधर, हाँ साथ इधर बैठ जाए, बैठ जाए। शुक्रिया भाई, आपने इनके लिए जगह बनाई। अगर जगह मौजूद हो तो आप खुले दिल से जगह बना के देते हैं या फिर भी तंग दिल से जगह बना के देते हैं? तंग दिल से नहीं, अगर मौजूद हो फिर तो खुले दिल से बना दिया करें जगह। ओके, पढ़ पढ़ के लुट मचा दिए या लुट मचाने के बाद पढ़ते हैं? ओके, चलें जी आगे। ये देखें जरा, सैंपल कितने के बने? 32 के। सैंपल कितने के बने? 32 के। दिस 32 इज लाइक 5। ये कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल। सैंपल 32 के बने, और बन के अगर मैं n काट दूं तो रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है इनकी? 20। तो रियलाइज कितने होंगे इससे? 20। अच्छा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू उसने इसलिए लिखा है कि हो सकता है रियलाइज करने के लिए कोई ना कोई आपको किसी बंदे को कमीशन देना पड़े जो आपको ये चीज बिकवा के दे, इसलिए शायद उसने रियलाइजेबल वैल्यू के साथ क्या लफ्ज लगा दिया है? एन। एन मींस नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी सैंपल आपने बनाए हैं 32 मिलियन के, और वो शायद 22 मिलियन के बिकने थे, शायद 22 मिलियन के बिकने थे, अपनी तरफ से बोल रहा हूं 22। लेकिन हो सकता है किसी बेचने वाले ने 2 मिलियन का कमीशन मांगा हो, तो नेट रियलाइज कितने हुए हों? 20 मिलियन। तो डेट इज कि वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू का लफ्ज उसने यूज किया है। अजीब सा लफ्ज है, वैसे उसे यूज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एनआरवी का लफ्ज आमतौर पे इन्वेंट्री के लिए यूज होता है, लेकिन शायद उसने यही समझा हो कि सैंपल भी एक तरह की इन्वेंट्री है। लेकिन ये वो इन्वेंट्री नहीं है जो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में नजर आए, ये वो सैंपल हैं जो बैलेंस शीट में अगर आप इनको बनाते हैं तो बनाने का खर्चा एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। तो दिस 32 इज लाइक 5 एंड दिस 20 इज लाइक 1। So the cost of sample production is 32 minus 20, 12 का खर्चा हमें। This 32 is like outflow and this 20 is like inflow। ये हमारा inflow है, क्लास में लेट आने पे ये हमारा inflow।
आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। फर्स्ट रो में जगह है, थर्ड रो में जगह है। ओके, आगे पढ़ें जी। डीएल, तो आपको नजर आ रहे हैं इनसे, ये क्या लिखा हुआ है? मिलियन, ठीक है। अच्छा, डीएल हैज ऑल्सो इनकर्ड, इन सब की बात हो रही है या इन सब के अलावा कोई बात हो रही है? क्यों? डीएल हैज ऑल्सो, पढ़ते हम भी हैं लेकिन इतना वोर से नहीं पढ़ते। डीएल हैज ऑल्सो इनकर्ड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल salaries and overheads of 5 million and 1.5 million respectively in each month over the development period of, अच्छा डेवलपमेंट पीरियड ऑफ न्यू प्रोडक्ट मुझे नहीं पता कितना है, क्योंकि अभी तक सवाल में उसने डेवलपमेंट कमेंस होने की डेट बताई है, डेवलपमेंट पीरियड नहीं बताया। अच्छा, डेवलपमेंट पीरियड और क्राइटेरिया मेट होना, इन दोनों में फर्क है, याद रखिएगा। डेवलपमेंट पीरियड तो वो है ना जितना अर्सा डेवलपमेंट चलती रही, और क्राइटेरिया मेट होने का मतलब है जितना अर्सा अच्छी वाली डेवलपमेंट चलती रही। तो फिलहाल इसने ऊपर पहली वाली लाइन में क्या बताया, डेवलपमेंट शुरू कब हुई, और नीचे क्या बता रहा है कि डेवलपमेंट पीरियड में हर महीने ये खर्चे हुए। अच्छा, ये वाली फिगर्स जो हैं ये अब पर मंथ है, ये भी जरा ध्यान रखना है। हमें तो ना पता लागे भाई, तुम्हें क्यों ना पता लागे, ईच ना लिखा है। तो ईच मंथ का क्या मतलब है? हर महीने। अच्छा, अब अगर इस 40 को आप लेंगे तो ये पर मंथ नहीं है, ये अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीने का खर्चा है। अकल है? तो ये 4 महीने का खर्चा है, क्योंकि इसके साथ पर मंथ नहीं लिखा हुआ। ये चपेड़ ऊपर देखने, यहां से देख, इनकर्ड इन फर, अच्छा ये भी पढ़ना होता है, हम तो ये नहीं पढ़ते, हम तो इसकी तो ये 2 महीने का खर्चा है, और ये सारा अप्रैल मई जून, ये कितने महीने का खर्चा है, और ये दोनों हर महीने का। बातें सिंपल सिंपल सी हैं, जरा ऐसी नजर मार रहे हैं। द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, वो मिल गया जिसका इंतजार था, स्वीडिश आ गई। द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल वाज मेट ऑन 1 अप्रैल 2020। इसका मतलब है 3 महीने झक मारते रहे, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने झक मारते रहे। डेवलपमेंट तो कर रहे थे, लेकिन कौन सी वाली, आची वाली बोरी वाली? बोरी वाली। आची वाली कब से शुरू हुई? अप्रैल से। अप्रैल से कब से? 1 अप्रैल से। उससे पहले क्या मार रहे थे? झक मार रहे थे। ये क्या लिखा हुआ है? कमर्शियल प्रोडक्शन वाज कमेंस्ड फ्रॉम 1 नवंबर 2020। कमर्शियल प्रोडक्शन वाज कमेंस्ड ऑन 1 नवंबर 2020। फैक्ट्री को हैंडओवर हो गया ना, एंड कमर्शियल प्रोडक्शन, ठीक है। तो कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गई है 1 नवंबर 2020 को। Now I think the things are very crystal clear. He has informed you about the date of commencement of development. He has informed you about the sorry उर्दू में बात, उसने डेवलपमेंट की डेट बता दी है कि डेवलपमेंट कब शुरू हो रही है। उसने बड़ा वाजे बता दिया है कि क्राइटेरिया कब पूरा हो रहा है, और उसने बड़ा वाजे बता दिया है कि कमर्शियल। आप कोई आचा बाचा, बुरा बच्चा नहीं, आचा बच्चा बताए डेवलपमेंट शुरू। ओ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? माउस मारे, जल्दी बैठे, ऊपर वाला बटन बंद करें, जल्दी 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 बैठे, जल्दी में भूल गए आप, बैठे बैठे जी। आया नो, वेलकम। डेवलपमेंट शुरू कब हुई? 1 जनवरी 20 को। डेवलपमेंट खत्म कब हुई? 1 नवंबर 2020 को। डेवलपमेंट खत्म हो गई, लैब से साइंसदानों को चिट्टे चोगे उतार के उनके कपड़ों में उनको रवाना कर दिया होगा, तो डेवलपमेंट खत्म हो गई। और आची वाली कब शुरू हुई? आची वाली, तो बुरी वाली कब तक चली थी? जनवरी फरवरी मार्च। सवाल घुमाई फिराई वाला है या आसान चीजें बता रहा है?
अगर आप साथ जाएं सर तो फिर तो अच्छा चलें जी, अब सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। मोबाइल भी साथ साथ यूज कर लें, जरा फ्रेश हो जाता है बंदा हाइब्रिड में। और असल में जब आप लोग यहाँ की बजाय यहाँ देख रहे होते हैं ना, यहां से पता चलता है। अच्छा, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालें फॉर इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे होती है चीजों की, तो उसकी कॉस्ट निकालें। और इसका मतलब है अगर कोई लाइफ वगैरह दी भी है, वैसे तो लाइफ दी नहीं उसने, तो अमोर्टाइजेशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीवी नहीं मांगी। बीवी रोजाना तो नहीं चाहिए ना, बीवी नहीं मांगी उसने। तो also discuss the reasons for ignoring any of the above expenditure in computation। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। also discuss the reasons for ignoring any of the above expenditure in the computation। अच्छा, कल वाले में हमने कोई खर्चे इग्नोर किए थे? देखें, कई खर्चे इग्नोर किए थे, जैसे स्टाफ ट्रेनिंग इग्नोर किया था। तो अगर इसके बारे में डिस्कस करना होता तो हम लिख आते कि ट्रेनिंग कॉस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इट्स इंटेंजिबल, रादर इट इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन इट इज इनकर्ड। तो ये खर्चा इग्नोर हुआ ना। तो जिस चीजों को इग्नोर करना है उसको अंग्रेजी में बताएं। इग्नोर शायद कल भी हमने किया था, मेरे ख्याल से इस 20 को भी इग्नोर किया था, क्योंकि दिस रिलेट्स टू अ डेवलपमेंट जो कि बुरी वाली डेवलपमेंट चल रही थी, तो इसको भी 20 को हमने इग्नोर किया था। मेरे ख्याल से पूरे सवाल में इस 20 को कहीं नहीं लिया था, 45 को ही पकड़ के कुछ किया था हमने। फिर आपको पता है हमने इस 10 को भी इग्नोर कर दिया था सवाल के अंदर, इस 10 को, क्योंकि इट वाज इंटरनली जनरेटेड। तो क्या कल के क्लास में भी बहुत सी चीजों को इग्नोर किया था? जैसे घर वाले हमें कभी कभी इग्नोर करते हैं, तो इस नहीं करते हो, माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो इसी तरह आज के सवाल में भी कुछ चीजों को हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। ओके, अब जी वन बाय वन शुरू करते हैं और दोनों पार्ट से इकट्ठे खोल लेते हैं। समझ लें, ये सवाल फुल स्टॉप से पहले पार्ट ए है और फुल स्टॉप के बाद पार्ट बी है। तो पार्ट ए के लिए ऊपर आधा सफा छोड़ दें, 7-8 लाइनें काफी होंगी, और पार्ट बी के लिए नीचे वाला सफा। तो ऊपर हम कैलकुलेशन करते जाएंगे और नीचे हम अंग्रेजी लिखते रहेंगे। ओके, तो यहां हम रीजंस डिस्कस कर लेंगे और यहां हम एसेट की क्या निकाल लेंगे? कॉस्ट निकाल लेंगे। शुरू करें। अच्छा जी, रीजंस तो मैं नहीं लिखूंगा, आपको बस लिखवाऊंगा। इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। बोलें जी, इसको मैं कॉस्ट में डालूं या रीजन लिख के इग्नोर कर दूं? इग्नोर कर दें। अच्छा, कॉस्ट में किन चीजों को डालना है? जिनको कैपिटलाइज करना है। तो बस लिख दें, आप सिंपल के क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, आपके भाग लगाए, आपको नेक औलाद दे। लिखें इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। Evaluation of possible alternatives is a research activity थोड़ा स्पीड से, जिस तरह कायदे आज़म लिखते थे। Evaluation of possible alternatives is a research activity. Therefore, rupees 2 million will be expensed. इसलिए 2 मिलियन को कहां डाल दें? एक्सपेंस में। अच्छा जी, प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप, ये कौन सी एक्टिविटी है? क्या करें इसके बारे में तो आपने कह दिया इसको एक्सपेंस में डाल दें। इस 17 को क्या करें? क्यों एक्सपेंस में क्यों डालें? हाँ, असल में देखें ना, सवाल में ये हमारा डिसीजन है कि 3 डेट्स है ना, 1 जनवरी 20, ये जो मैंने येलो से, ग्रीन से और स्काई ब्लू से हाईलाइट की हुई है, कलर ब्लाइंड तो कोई नहीं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। 1 अप्रैल 20 और 1 यहां से यहां तक के खर्चे को क्या करना है? एक्सपेंस में डालना है, और यहां से यहां तक के खर्चे को कैपिटलाइज करना है। अब मसला ये है कि ये जनवरी, फरवरी और मार्च का खर्चा है, तो ये डेवलपमेंट कल डिसाइड कर लिया था,
लेकिन डेवलपमेंट कौन सी वाली फेज की चल रही है, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट, इसलिए इसको भी कहां डाल दें, एक्सपेंस में लिखें। दो प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स इज अ डेवलपमेंट एक्टिविटी, दो उर्दू वाला नहीं अंग्रेजी वाला, THOUGH, दो प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप इज अ डेवलपमेंट एक्टिविटी बट, हाइब्रिड में थर्ड रो लिख लें कुछ नहीं होता, बट, शुक्रिया, बट it will be expensed because recording criteria is not met in February and March. Okay, next. पायलट प्लांट का क्या करना है भाई, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का खर्चा है। डेवलपमेंट फेज है, अच्छी वाली बुरी वाली, यगम अप्रैल से ना, ये मजे का सवाल नहीं है, इसको थोड़ा सा घुमाना चाहिए था। यहाँ पे मार्च से जुलाई लिखता था तो 40 को डिवाइड कुछ करना पड़ना था, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ना था, फिर मजा आता। लेकिन ये अब आसान हो गया है कि यकम अप्रैल से रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हो रहा है और ये अप्रैल मई जून जुलाई का खर्चा है। अब हमें ये नहीं देखने की जरूरत नहीं कि 40 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 महीने का खर्चा आ जाएगा, लेकिन मुझे वो निकालने की अब जरूरत ही नहीं, क्योंकि इस फिगर को एज इट इज उठा लेता हूँ। तो दो चीजों की हमने रीजन बता दी है, इज इट सो? दो चीजों की हमने रीजन बता दिया। अब इसको कॉस्ट में डालें, क्या नाम है इसका, पायलट प्लांट। कितना, इसकी रीजन नहीं देनी, बस इसको इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट में डालना है बस। आगे, फीस टू रजिस्टर द लीगल टाइटल, ये भी कैपिटलाइज कर दें। कितना, आगे चलो। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये तो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो रहा है खर्चा, और वैसे भी कैपिटलाइज ही होना है, लेकिन 32 नहीं, 32 माइनस 20 सैंपल्स की कॉस्ट। 32 5 रुपए की तरह है और 20 1 रुपए की तरह है। हाँ जी, 12। ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट, इसको नीचे ले जाएं तो ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट ऑफ ₹16 मिलियन विल बी एक्सपेंस्ड, बस इस तरह लिख दें रीजंस में जाके, ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट ऑफ ₹16 मिलियन विल बी एक्सपेंस्ड। अच्छा जी, आगे चलें। DL has also incurred directly attributable salaries and overheads of 5 million 1.5 million in each month over the development period। भाई सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, so can you tell me the development period? गलत बात, अप्रैल से नहीं, अप्रैल से नहीं, डेवलपमेंट पीरियड कह रहा है, अच्छा डेवलपमेंट पीरियड तो नहीं कह रहा।
जहरी बात है, बुरी डेवलपमेंट चल रही होगी तब भी तो सैलरीज दे रहे होंगे। तो 1 जनवरी से 1 नवंबर तक। 1 नवंबर तक क्यों? ओवर द डेवलपमेंट पीरियड। सो व्हेन डेवलपमेंट एंडेड, व्हेन कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट, जब कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगी तब डेवलपमेंट क्या हो गई? खत्म हो गई। तो जब डेवलपमेंट खत्म हो गई तो कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गई। यहां से पता चला कि डेवलपमेंट का अरसा इतना है। तो अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर कितने महीने? 10 महीने। लेकिन इसको डिवाइडेड बाय 10 उसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि ऑलरेडी पर मंथ है। अब इसको डिवाइड किसी से नहीं करना बल्कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो जो 5 मिलियन जनवरी, फरवरी, मार्च का है इसको हम रीजंस में डाल देंगे, और जो 5 मिलियन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का है इसको कॉस्ट में डाल देंगे। तो पहले मैं कॉस्ट में डालता हूं, फिर रीजंस में डाल देता हूं। तो पहले कॉस्ट में डाल दें 5 और 1.5 को। सैलरीज कितनी? 5। तो उंगलियों में गिन ले एक दफा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 5 into 7 मंथ। और ओवरहेड 1.5 into 7। ये ना डायरेक्टली एट्रीब्यूटल ओवरहेड लिखा हुआ है, कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ। कुछ और लिखा होगा ना तो वो मैं एक दिन आपको बताऊंगा। बट डायरेक्टली एट्रीब्यूटल का मतलब है खास तौर पे ये ओवरहेड इसी पर्पस के लिए किए हैं। जी पूछें आप सवाल। नहीं, ओवरहेड्स के साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लिखा हुआ है। अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ना लिखा होता और एक और लफ्ज लिखा होता वो मैं किसी अगले सवाल में बताऊंगा, तो फिर उसको हम कैपिटलाइज ना करते। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल को अंडरलाइन कर लें, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। अच्छा जी, 5 into 7 35, 1.5 into 7 10.5, 1 जी। रीजंस में और कितनी हो गई हैं अभी तक? चौथी रीजन लिख लें। सैलरीज ऑफ ₹15 मिलियन जनवरी, फरवरी, मार्च की, एंड ओवरहेड्स ऑफ overheads of 4.5 million will be charged to expenses या profit and loss, will be charged to profit and loss because they relate to बोलें आगे, they relate to January, February and March when recording criteria was not met। असल में जो सवाल है ना उसका मेन थीम समझ तभी आना था जब ये ऊपर येलो वाली लाइन पड़ी होती और नीचे ग्रीन और स्काई ब्लू वाली लाइन पड़ी होती। क्योंकि येलो वाली लाइन अकेले पढ़ के नीचे ग्रीन और स्काई ब्लू वाली लाइन नहीं पढ़ेंगे तो पता ही नहीं चलना कि किनको कैपिटलाइज करना है, किनको एक्सपेंस में डालना है।
तो क्या इनके नाम बता देंगे एक्सपेंस में डालने हैं या कैपिटलाइज करने हैं, या एक और चीज भी देखनी होगी? वो क्या देखनी होगी? 6 क्राइटेरिया मेट हो रहा है या नहीं होगा। तो इनके नाम खाली नहीं बताएंगे ये एक्सपेंस हैं या एसेट हैं, साथ रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया भी देखना होगा। ओके, अब आप हजरात तशरीफ ले आए, आज गवर्नमेंट ग्रांट्स की डिस्कशन करनी है। अब किताब है आपके पास, नोट्स में पता नहीं ये चीज़ है या नहीं है। पेज नंबर 213। इंटेंजेबल, अगर आपको पेज नंबर 213 है ये नोट्स में, या बुक चाहिए होगी? बुक चाहिए। इंटेंजेबल अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट में मिला है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। इसको रिकॉर्ड करें आप फेयर वैल्यू पे, या रिकॉर्ड करें नॉमिनल अमाउंट जो आपने पे की। यही नोट कर लें किताब पे ही। ओके, गवर्नमेंट ग्रांटेड द एंटिटी एन इंटेंजिबल एसेट, उसके लिए वी पेड अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ ₹2000। हमने ना होने के बराबर पैसे दिए हैं 2000 पे। हाउएवर फेयर वैल्यू ऑफ द इंटेंजिबल इज 50,000, लाइफ ऑफ इंटेंजिबल इज 5 years। अब दोनों सूरतों में हमने एंट्रीज करनी है। अच्छा, अब सारा डेटा छोड़ें, बस ये बताएं कितने का लिया बाजार में, कितने के? 50,000 का। लेकिन मैंने कितने का लिया? लाइफ कितनी है? 5 साल। अगर मैं नॉमिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड करता हूं तो मेरी एंट्रीज क्या होंगी? कितने से? अमोर्टाइजेशन डेबिट डिवाइडेड बाय 400। और अगर मैं नॉमिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड नहीं करता बल्कि किस पे रिकॉर्ड करता हूं? फेयर वैल्यू पे। तो इंटेंजिबल किस पे रिकॉर्ड होगा? कैश कितना पे किया? अच्छा, डेफर्ड इनकम, इनकम को लफाफे में डाल के रख लें, आहिस्ता आहिस्ता इसको P&L में डालते रहेंगे। बैलेंसिंग, जब 31 दिसंबर आएगा पहले साल का तो आप एंट्री करेंगे क्या? अमोर्टाइजेशन डेबिट और अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। कॉस्ट लाइफ 5 year। जवाब
10,000। और इनकम को भी आहिस्ता आहिस्ता कहाँ डालना शुरू कर दें? P&L में। डेफर्ड इनकम डेबिट और P&L या इनकम ग्रांट इनकम क्रेडिट डिवाइडेड बाय, चलें जी नोट करें। हाइब्रिड में भी कर लेना नोट, कुछ नहीं होता। किताब पे हुआ है, घर जाके भी नोट नहीं करना तो पेपर में मसला होगा फिर। ओके नेक्स्ट। चलें जी आगे। अच्छा बताएं ये बैलेंस शीट में कैसे जाएगा? इकतीस 12 ईयर 1 नॉन करंट एसेट्स इनटांगेबल हाँ जी आगे बोलें। नॉन करंट ये लाइबिलिटी तो नहीं है, बस एक तरह की ये है कि इनकम को आहिस्ता आहिस्ता आपने जो है वो रिलीज करना है P&L में। बहरहाल आप क्या करें, क्रेडिट नेचर है, क्रेडिट साइड पे आ रही है तो इसलिए फिर लाइबिलिटीज में शो करनी पड़ेगी। तो कितनी क्रिएट हुई थी, कितनी उसमें से चली गई, तो बैलेंस शीट में कितनी जाएगी 48 या 90? ये 48,000 या 9600 या दोनों का डिफरेंस? दोनों का डिफरेंस। कितनी क्रिएट हुई थी, जैसे देखें ना एसेट 50 पे क्रिएट हुआ, 10,000 से कम हो गया तो बैलेंस शीट में कितने पे गया 40,000 पे। तो ये कितने पे क्रिएट हुई, कितने से रिवर्स हुई, तो क्रिएट माइनस रिवर्स्ड कैरिड डाउन 38 बट 38400 को क्या मैं लाइबिलिटीज में
शो कर दूं एज अ डेफर्ड इनकम कितना 38 या और भी कुछ करेंगे? इसका करंट और पोर्शन। अब ऐसा करें, इसको देखें, इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ के बेटा अंदर आओ, तुम्हें मना भी किया हुआ बाहर जाने से, अंदर आओ, इसको सेट करें। इसका कितना पोर्शन अगले साल इनकम में चला जाएगा? कितना अगले साल से उससे अगले सालों में इनकम में जाएगा? 28800। बाकी ये जो 96 माइनस की है ये यहां आ जाएगा, जो रह गया ये किस में चला जाएगा? करंट लायबिलिटीज में। साथ वाले का चेहरा देखें, समझ आ गई है उसको? चेहरे से जज करें जरा। आप लोगों को चेहरे पढ़ने आते हैं लोगों के? अपना चेहरा नहीं पढ़ना आता लोगों के चेहरे। खूबसूरत सी बैलेंस शीट बना दें साथ वाले के मत्थे पे, फोरहेड पे। साथ साथ पढ़ते रहना है। अगले टॉपिक्स IAS 38 को रिवाइज करने का टाइम नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। ये एक तल्ख हकीकत है। आपको क्या बताना, आप तो FR1 के डसे, FR1 पढ़े में हैं, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको खुद पता है कि अगले टॉपिक्स फिर पिछले टॉपिक्स का टाइम नहीं देते। पुराने जमाने में ऐसे टीचर होते थे, पढ़ाते थे, क्लास में याद हो जाता था। आजकल वो हालात नहीं है, पढ़ाएंगे क्लास में ही याद हो जाएगा, घर जाके पढ़ना पड़ेगा। ओके, P&L में क्या जाएगा? ये एक्सपेंसेस में चली जाएगी और ये इनकम में। ये कौन सा पेज है? 213। A government transfers or allocate intangible assets such as airport landing rights। आपने जहाज खरीदा, आप जिस मर्जी एयरपोर्ट पे जाके लैंड कर देंगे। ये पहले हुकूमत से इजाजत लेनी पड़ेगी, इजाजत लेनी पड़ेगी आपको। नहीं, मैंने जहाज बना लिया, मैं आपके एयरपोर्ट पे आके लैंड करूंगा, हुकूमत कहेगी आ जा। फिर एयरपोर्ट लैंडिंग राइट, लाइसेंस टू ऑपरेट रेडियो और टेलीविजन स्टेशन, इंपोर्ट लाइसेंसेज और कोटाज, इजाजतनामा, और राइट टू एक्सेस अदर रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज। एन इंटेंजिबल मे बी एक्वायर्ड फ्री ऑफ चार्ज और फॉर nominal price by way of government grant. IAS 20 allow intangible asset in the grant to be recorded at fair value initially or at fair value पे रिकॉर्ड करने, या plus any expenditure that is directly attributable to preparing the asset for its। कई दफ़ा इंटेंजिबल खरीदने के अलावा उसको इंस्टॉल करने के भी कोई पैसे हो सकते हैं या इस किस्म के भी, वो फिर उसमें ऐड करेंगे, जिससे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इंस्टॉलेशन ऐड होती है उधर। अच्छा जी, पिछले पेज पे आ जाएं। ये इसी पेज पर, पेज 213 पर ही। अब ये कॉन्सेप्ट है एक्सचेंज ऑफ एसेट्स का। आपके पास ये वाला मोबाइल
था। अब आपको ये वाला, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अच्छा, अब आपको ये वाला चाहिए, तो साथ आपको फिर ये भी चाहिए। तो पुराना मोबाइल जा, पैसे जा, नया मोबाइल आ। दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। अच्छा, अब सवाल के अंदर डेटे में डिपेंड करता है। कई दफा सवाल में पुराने की फेयर वैल्यू दे देगा, कई दफा सिर्फ नए की फेयर वैल्यू देगा, कई दफा पुराने की भी और नए की भी फेयर वैल्यू दे देगा। तो डेट ऑल डिपेंड्स ऑन डेटा। ये सारा सवाल के डेटे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको क्या डेटा दे रहे हैं। अब सवाल का डेटा बदलने से नए मोबाइल की कॉस्ट बदल जाएगी। नए मोबाइल की कॉस्ट, ये डिपेंड करेगा सवाल में डेटा क्या दिया हुआ है। अच्छा, इसमें जो सबसे पहली बात है वो ये है कि अगर आपको सवाल में पुराने मोबाइल की फेयर वैल्यू दी हो और चाहे नए मोबाइल की भी फेयर वैल्यू दी हो, तो भी आपने नए मोबाइल को उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना। बल्कि स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि आप देखो आपने वो लिया कितने का, उसकी फेयर वैल्यू मत देखो, आप देखो आपने वो लिया कितने का। वो लिया कितने का आसानी से पता चल सकता है। पुराने की फेयर वैल्यू सवाल में आपको गिवन है, यानी ये चीज आप ले रहे हो ना, तो बदले में क्या दे रहे हो? ये मोबाइल दे रहे हो और पैसे दे रहे हो। तो ऐसा सवाल पहले मैं डिस्कस करने लगा हूं जिसमें इसकी फेयर वैल्यू भी गिवन है और इसकी फेयर वैल्यू भी गिवन है। तो आपने इसकी फेयर वैल्यू इग्नोर कर देनी है और इस मोबाइल की कॉस्ट क्या लेनी है? पुराने की फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड, इनको आपने जमा करना। इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स, अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है, ऊपर वाला नीचे वाला याद है, ऊपर वाला नया वाला, नीचे वाला पुराना वाला, याद है? If fair value of both assets is given or fair value of only नीचे वाला is given, then the cost of ऊपर वाला new shall be the fair value of थल्ले वाला, fair value of old plus, कई दफा वो पुराना वाला ज्यादा महंगा होता है तो फिर कैश माइनस का साइन, तो आमतौर पे पुराने वाला फिर सस्ता होगा, प्लस कैश। इस लाइन को छोड़ दें अभी। लेकिन अगर सवाल में आपको फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू एसेट इज गिवन, आपको क्या गिवन है? सिर्फ नए की फेयर वैल्यू, तो क्या करेंगे? फिर तो और कुछ कर ही नहीं सकते, फिर कैश को नहीं लेंगे, फिर वो नए की ऑलरेडी फेयर वैल्यू गिवन है, तो फिर द कॉस्ट ऑफ नया वाला इज इक्वल टू। अच्छा, अब पहला सिनेरियो बताएं, दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है, तो क्या करें? पुराने की फेयर वैल्यू प्लस कैश। अच्छा, सिर्फ पुराने की गिवन है, नीचे वाले की, तो भी फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस, और अगर सिर्फ नए की गिवन है, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू। इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज, और से आगे नहीं पढ़ना, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज, ब्लू शर्ट, अंग्राइयां नहीं लेनी, पता नहीं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बता दो मुझे, आइंदा मैं एहतियात कर लूं। अंग्रेजी को क्या कहते हैं? अंग्रेज लेते नहीं। अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ, कल देख के आना जरा क्या कहते हैं, ठीक, अंग्रेजी इन इंग्लिश। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज इक्वल टू, अब क्या करें? अब दोनों की फेयर वैल्यू गिवन, तो ऐसे मौके पे जब जिंदगी में इंसान फंसे तो बेगम सामने आती है, बेगम हेल्प करती है, याद रखिएगा, बीवी। डेडलॉक हो जाए तो बीवी विल हेल्प। तो बीवी ऑफ ओल्ड एसेट, वो पुराना वाला जो मोबाइल है, प्लस कैश। सो दैट इज द रियल स्टोरी। ओके, सो सेकंड रो में भाई मुस्कुरा रहे हैं, दांत भी बाहर आ रहे हैं माशाल्लाह हाइब्रिड में। may Allah give him नेक औलाद। अच्छा जी, शादी तो ऑटोमेटिकली इस दुआ में शामिल है ना। अच्छा जी, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट अंडर द फॉलोइंग सिनेरियोज। सवाल,
पुराना मोबाइल छोटे वाला 200 इसकी कॉस्ट, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन 80, इसकी बीवी 120। अदर इंफॉर्मेशन, ये तो अदर है ना, छोड़े परे। अच्छा यही रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। फेयर वैल्यू ऑफ पुराना 130, यस नहीं 130। फेयर वैल्यू ऑफ नवा 150, रोकड़ा पेड 12। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ नवा अंडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ द फेयर वैल्यू ऑफ नीचे वाला एंड ऊपर वाला, फर्ज करें सवाल में ये दोनों गिवन है, इसका मतलब है ये भी गिवन हाई और ये भी गिवन हाई, तो ऐसी सूरत में कैसे कॉस्ट निकालें हाई? फेयर वैल्यू ऑफ होल्ड प्लस कैश। ओके, क्या हुआ इसको सुबह से? अच्छा अब हम एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले नए की कॉस्ट निकालें। The person sitting at the third row is trying to take angadai and stop him. Okay, thank you. लेकिन ले लिया करो पूरी, फिर ऐसे बीच में छोड़ के मजा नहीं रहना। अच्छा हम बताएं नए की कॉस्ट कैसे निकालनी है। पुराने की फेयर वैल्यू बोलें 130 प्लस 142। मुस्कुराते चेहरे के साथ बैठा करें, ये बिल्कुल सीरियस चेहरा होता है ना, इसके साथ बैठने का कोई फायदा नहीं। 200, ये तो डिस्पोजल की एंट्री कर रहा हूं ना मैं। नवा आ पुराना च च, और इसकी कम्युनिटी डेप्रिसिएशन भी किताबों से निकाल दें। कैश कितना? कैलकुलेटर यार मेरे घर से लाता हूं, कैलकुलेटर मेरे घर से ला दो, यहां से 25 मिनट लगेंगे, निकलो यहां से। शुक्रिया। गेन लॉस, गेन लॉस, अब यही नहीं पता, इतने बड़े हो गए अभी तक ये नहीं पता। डेबिट साइड पे आए तो क्रेडिट साइड पे आए तो गेन। चलें जी एनओटी कर लें, नोट कर लें भाई। फोर्थ रो हाइब्रिड क्लास में पहले नंबर पे जो बॉय बैठा हुआ है व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहन के, आप पहले दिन आए हैं आज? दूसरे दिन आए हैं? क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं भाई, ये देखा यही मसला, ये FR1 भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, CA भी हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट नहीं पता चलना। P&L बैलेंसिंग, चलें जी जाग जाएं भाई, अब सिनेरियो नंबर 2 होने लगा है, दूसरा पार्ट बना लो।